friends, good afternoon to all of you and welcome back to my YouTube channel ePathCom. So friends, today in this particular video, I'm going to discuss about finder of goods. Last time we were doing bailment and pledge. हम bailment और pledge कर रहे थे, जिसमें हमने दो वीडियोस बनाई थी रिगार्डिंग bailment and pledge पर. ये आज तीसरा वीडियो उसी की कंटिन्यूएशन में है और इसके बाद जो है ये चैप्टर जो ये टॉपिक जो पर्टिकुलर टॉपिक जो है वाइंड अप हो जाएगा. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फाइंडर ऑफ गुड्स कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, व्हाट इज द राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स. ठीक है, तो दीज थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो फाइंडर ऑफ गुड्स, पहले तो हम इसको देखेंगे कि फाइंडर ऑफ गुड्स होते क्या हैं. तो the person who finds the goods belonging to some other person, the person who finds the goods belonging to some other person, he is called a finder of good. ठीक है, suppose that I was traveling into a metro, I was traveling into a metro and I found a wallet inside the metro. So it means that I will be treated as finder of goods, and in that particular case the finder of goods will be treated as bailee. So the finder of goods is in the position of a bailee and therefore all the duties of the bailee are equally applicable to the finder of goods. तो in that particular case जो भी बेली की ड्यूटीज होंगी, जो भी बेली के राइट्स होंगे, वो सारी ड्यूटीज और वो सारे राइट्स ऑटोमेटिकली किस पर इंटरेस्ट हो जाएंगे? दैट विल बी ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड टू द फाइंडर ऑफ गुड्स, बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर केस द फाइंडर ऑफ गुड्स इज इन द पोजिशन ऑफ बेली. वो बेली की पोजिशन में आ जाएगा और सारे बेली के जितने भी राइट्स हैं, जितनी भी ड्यूटीज हैं, वो किसको इंटरेस्ट हो जाएंगी, किस पर ट्रांसफर हो जाएंगी? फाइंडर ऑफ गुड्स पे हो जाएंगी, एज इट हैज बीन अज्यूम्ड कि ही इज अ बेली एंड द पर्सन टू हुम द गुड्स बिलोंग दैट विल बी ट्रीटेड एज बेलर. ठीक है, अब देखो ड्यूटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स क्या हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं ड्यूटीज ऑफ बेली डिस्कस कर चुका हूं. सो वॉट एवर ड्यूटीज ऑफ बेली आर देयर, all those duties automatically becomes the duties of finder of goods, because finder of goods is treated as bailee. तो the duties of finder of goods में क्या है कि whatever duties of bailee are there, that those all duties becomes the duty of bailee. The finder of goods must take reasonable care of goods. He should take the reasonable care of goods. The finder of goods must return the goods to the owner after tracing him. The finder of goods must not use the goods for his own purpose. The goods must not be mixed with own goods. The goods must return any increase in goods along with the goods. जो एक्रीशन का केस मैंने डिस्कस किया, जिसमें मैंने काउ और कैट का एग्जांपल दिया था. The finder of goods must make a reasonable effort to find the owner. It means that मेरे साथ भी एक बार ऐसा केस हुआ था कि I found a wallet in the metro. तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत एफर्ट किया कि कहीं से उसका पता चल जाए. तो आफ्टर मेकिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट आई गॉट अ आधार कार्ड on which his number was mentioned. So I called him and told him to take his wallet from me. He came to me and took his wallet from me. So in that particular case, it is the duty of finder of goods to make his possible effort to trace the owner of the goods. And in that particular case, ये जो है उसकी ड्यूटी है कि वो जो बेलीज की जो भी ड्यूटी है, reasonable care, to take the reasonable care of the goods, not to use the goods in unauthorized way, और क्या कहते हैं कि नॉट टू मिक्स द गुड्स विद ओन गुड्स. तो जो भी ड्यूटीज बेली की हैं वो सारी ड्यूटीज किसकी हो जाएंगी? फाइंडर ऑफ गुड्स की हो जाएंगी. नाउ राइट्स ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स. अब राइट्स क्या हैं? राइट्स भी वही हैं जो बेली के राइट्स थे, वो सारे राइट्स किसके हो जाएंगे? फाइंडर ऑफ गुड्स के. पहला क्या है? द फाइंडर ऑफ गुड्स हैज अ राइट टू रिटेन द गुड्स अंटिल ही रिसीव्स द कॉम्पनसेशन फॉर ट्रबल एंड एक्सपेंसेस. सपोज दैट मुझे वॉलेट मिला मेट्रो में. अब मैंने बहुत एफर्ट लगा करके कहीं से इधर उधर करके मैंने उसका नंबर ढूंढा, उसको कॉल किया. नाउ अगर उसमें मुझे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं तो इट इज माय राइट टू क्लेम दोज एक्सपेंसेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन. ऑल्दो उसने मुझे कुछ कॉम्पनसेशन नहीं दिया था, बट यहाँ पर वो मेरा राइट था कि अगर मैंने कोई एक्सपेंसेस बियर किए होते तो मैं वो सारे एक्सपेंसेस क्या कर सकता था, जो ओनर ऑफ द गुड्स था उसको ट्रेस करने के बाद जब मैं उसको गुड्स वापस करता तो मैं उससे वो सारे एक्सपेंसेस क्या करता, रिकवर कर लेता. द फाइंडर ऑफ गुड्स हैज अ राइट टू रिटेन द गुड्स, और अगर वो नहीं देगा तो मुझे गुड्स को रिटेन करने का राइट है. अगर वो मना करता है देने से तो इन दैट पर्टिकुलर केस द बेली हैज अ राइट टू रिटेन द गुड्स. उसकी पोजीशन को क्या करेगा, वो रिटेन करके अपने पास रखेगा जब तक कि वो
अपने एक्सपेंसेस के लिए कॉम्पनसेट नहीं हो जाता। दूसरा है वेयर द ओनर हैज ऑफर्ड अ स्पेसिफिक रिवॉर्ड फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स लॉस, द फाइंडर हैज अ राइट टू सू द ओनर फॉर सच रिवॉर्ड एंड टू रिटेन द गुड्स अंटिल ही रिसीव इट। इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज दैट किसी का डॉगी खो गया या किसी का कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो खो गए हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम एडवर्टीजमेंट करते हैं कि आई हैव लॉस्ट माय डॉक्यूमेंट, हूसोएवर हैव फाउंड इट प्लीज रिटर्न इट टू मी, आई विल गिव सम रिवॉर्ड टू दैट पर्सन। हम कुछ रिवॉर्ड अनाउंस करते हैं भाई इतना, जैसे किसी के खोने पे गुमशुदा की तलाश में भी हम करते हैं कि भाई इतने रुपए का अवार्ड है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर बेलर ने या ओनर ऑफ द गुड्स ने कोई अवार्ड अनाउंस किया है तो इट इज माय राइट टू क्लेम दोज रिवॉर्ड्स। ठीक है, तो द फाइंडर हैज अ राइट टू सू द ओनर फॉर सच रिवॉर्ड एंड टू रिटेन द गुड्स अंटिल ही रिसीव इट। अगर वो रिवॉर्ड देने से मना करता है तो हम उसको सू भी कर सकते हैं और उसके उस पर्टिकुलर गुड्स को हम रिटेन करके रख सकते हैं जब तक कि वो मुझे मतलब कि रिवॉर्ड दे नहीं देता। नेक्स्ट है अ फाइंडर ऑफ गुड्स हैज द राइट टू सेल द गुड्स फाउंड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अगर इन सर्कमस्टांसेस में उसको गुड्स मिलते हैं तो उसके पास ये राइट है कि वो उन गुड्स को बेच भी सकता है, सेल भी कर सकता है। क्या क्या है, पहला तो है इफ द ओनर कैन नॉट विद रीजनेबल डिलीजेंस बी फाउंड, बहुत कोशिश कर ली, बहुत एफर्ट लगा लिया बट आई एम नॉट एबल टू ट्रेस द ओनर, मैं ओनर को ट्रेस नहीं कर पा रहा हूं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आफ्टर ड्यू एफर्ट लगाने के बाद भी अगर हमको क्या कहते हैं कि ओनर नहीं ट्रेस हो पा रहा है तो इन दैट पर्टिकुलर केस द फाइंडर ऑफ गुड्स हैज अ राइट टू सेल दोज गुड्स। इफ द ओनर व्हेन फाउंड रिफ्यूजेस टू पे द लॉफुल चार्ज ऑफ द फाइंडर, मींस ओनर तो मिल गया, मैंने कहा भाई देखो ये लीगल चार्जेस जो हमने पे किए हैं आपके गुड्स के लिए वो आप मुझे पे कर दो, उसने मना कर दिया नहीं मैं नहीं दूंगा, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द बेली हैज द फाउंडर ऑफ गुड्स हैज अ राइट टू सेल दोज गुड्स। मतलब कि अगर जो ओनर है वो लीगल चार्जेस देने से मना कर रहा है विच इज इनकर्ड बाय द बेली या फाइंडर ऑफ गुड्स, इन दैट पर्टिकुलर केस द फाइंडर ऑफ गुड्स हैज अ राइट टू सेल दोज गुड्स। If the goods are in danger of perishing or of losing the greater part of their value, गुड्स इस नेचर के हैं कि वो खराब हो सकते हैं, पेरिशेबल नेचर के हैं या कुछ दिन रखने के बाद उनकी वैल्यू जो है सब्सटेंशियल वैल्यू जो उसकी है वो मतलब कि लूज हो जाएगी, इट विल लॉस्ट हिज इट्स वैल्यू, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो द बेली हैज अ राइट, द फाइंडर ऑफ गुड्स हैज अ राइट टू सेल दोज गुड्स। अच्छा मैं यहां पर बार बार बेली कह रहा हूं क्योंकि फाइंडर ऑफ गुड्स जो है वो बेली की ही पोजिशन में, तो प्लीज डोंट कंफ्यूज, मैं फाइंडर ऑफ गुड्स की जगह अगर बेली बोलता हूं तो दैट इज फाइंडर ऑफ गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स फाउंड अमाउंट टू 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब कि जो लॉफुल चार्जेस हैं जो बेली ने या जो फाइंडर ऑफ गुड्स ने इनकर्ड किए हैं या जो बियर किए हैं वो गुड्स के 2/3 की वैल्यू के इक्वल उससे ज्यादा हो जाता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज द बेली हैज अ राइट टू सेल दोज गुड्स। सपोज दैट उस गुड्स की वैल्यू 100 रुपए है, अब उसका 2/3 कितना हो जाएगा 67 रुपीज, तो अगर जो उसके ऊपर क्या कहते हैं कि खर्च किया हुआ एक्सपेंसेस जो लीगल चार्जेस हैं उसके ऊपर जो मैंने बियर किए हैं वो 67 रुपीज से उससे ज्यादा के हो जाते हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द बेली हैज अ राइट टू सेल दोज गुड्स। ठीक है, नाउ टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट किन किन कंडीशंस में टर्मिनेट होगा, तो पहला है ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड। मैंने पहले बताया था कि सपोज दैट मैंने कहा अपने फ्रेंड से भी 1 हफ्ते के लिए कार दे दो मुझे मनाली घूमने जाना है, उसने 1 हफ्ते के लिए कार दे दिया, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट 1 हफ्ता दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट विल कम्स टू एंड। दूसरा है ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस, मैंने कहा भाई देखो मनाली घूमने जाना है तो मुझे अपनी कार दे दो हफ्ते भर के लिए, मैं 5 दिन में मनाली से वापस आ गया तो मेरा पर्पस फुलफिल हो गया, ऑल दो टाइम पीरियड अभी क्या कहते हैं कि पूरा नहीं हुआ है लेकिन पर्पस जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज टर्मिनेटेड। दूसरा है इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स, मैंने पहले बताया था कि अगर इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स है मतलब कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट में उनके अगेंस्ट जाकर के मींस अनऑथराइज्ड वे में अगर हम गुड्स को यूज करते हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस आल्सो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज टर्मिनेटेड। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेलमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर मतलब कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट किया है वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय कर गया, या सपोज दैट जो जिस पर्टिकुलर बेलमेंट गुड्स को हमने डिलीवर किया है वो गुड्स ही डिस्ट्रक्ट हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आल्सो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट टर्मिनेट्स। डेथ ऑफ एनी पार्टी, या बेलर या बेली की किसी भी पार्टी की डेथ होने के बाद जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट टर्मिनेट्स, और टर्मिनेशन बाय बेलर या बेलर ने खुद उसको टर्मिनेट कर दिया है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आल्सो टर्मिनेशन ऑफ बेलर, हमने बताया था किस कंडीशन में बेलर टर्मिनेट कर सकता है कि अनऑथराइज यूज है तो वहां पर क्या कर सकता है वो
टर्मिनेट कर सकता है, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो टर्मिनेशन बाय बेलर भी अगर उसने खुद बेलर ने खुद से क्या कहते हैं टर्मिनेट कर दिया है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कम्स टू एन एंड। नेक्स्ट हमारा है लियन। लियन देखो क्या होता है, लियन इज द राइट टू possess गुड्स ऑफ एनी पर्सन। सपोज दैट अगर मुझे मिस्टर ए से कोई पैसे लेने हैं और मिस्टर ए की कोई घड़ी है या कोई ऐसा सामान है जो मेरे पास पड़ा हुआ है। अब मैंने मिस्टर ए को बोला भाई आप मुझे मेरा पैसा वापस कर दे। मिस्टर ने कहा नहीं, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं दे सकता। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आई हैव अ राइट टू possess द गुड्स। जो मिस्टर ए की जो भी सामान, घड़ी है या जो भी वैल्यूएबल सामान है, वो अगर मेरे पास है तो आई हैव अ राइट टू possess to take the possession of those goods until and unless Mr. A paid those amount। जब तक कि मिस्टर ए मुझे पैसा पे नहीं करते थे तब तक मेरे पास ये राइट है कि मैं उनके सामान को अपने पास रख सकता हूं। तो ये जो पोजेशन है, राइट टू पोजेशन है, दैट इज कॉल्ड राइट ऑफ लियन। तो लियन क्या होता है? लियन इज द राइट ऑफ एनी पर्सन टू रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू समवन एल्स until the claims charges due to the person in possession of goods are paid। The lien of goods can be either a particular lien or general lien। Suppose that मैं टेलर के पास गया, मैंने कहा भाई मेरा ये कपड़ा है आप सिल दो। अब उसने मेरे कपड़े को सिल दिया, लेकिन जब मैं लेने गया मैंने कहा चलो भाई पैसे बाद में ले लेना, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने कहा नहीं, जब तक कि आप पैसे नहीं दोगे तब तक मैं आपका कपड़ा नहीं दूंगा, वो मेरे पास, मैं उसको पजेस करके रखूंगा। इट मीन्स दैट ही टुक द फिजिकल पोजेशन ऑफ दैट कपड़ा। मतलब जो भी कपड़े का वो पोजेशन था वो किसके पास है? टेलर के पास है। टेलर जब तक वो मुझे नहीं देगा जब तक कि मैं उसको फुल्ली पे नहीं कर देता हूं। तो दैट इज कॉल्ड राइट ऑफ लियन। तो राइट ऑफ लियन इज द राइट ऑफ एनी पर्सन टू रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू समवन एल्स। वो सामान किसी और का है until the claims charges due to the person। जो क्लेम और चार्जेस हैं जो पर्सन को देने हैं, in possession of goods are paid। The lien of goods can be either particular lien or general lien। Types of lien है, there are two types of lien, particular lien और general lien। Particular lien क्या है? Where the bailey has in accordance with the purpose of the bailment rendered any services involving the exercise of labor or skill in respect of the goods bailed, he has in the absence of contract to the contrary a right to retain such goods until he receives the due remuneration for the services he has rendered in respect of them। Particular lien का मतलब क्या है? जिस particular goods के अगेंस्ट पेमेंट ड्यू है उस पर्टिकुलर गुड्स को ही हमें रिटेन करके रखना है। सपोज दैट मैंने अपनी कोई एक रिंग है गोल्डन की, गोल्ड रिंग है, मैंने उसको बोला कि भाई इसको जो है पॉलिश कर देना, ज्वेलर को दिया, मैंने कहा भाई इसको पॉलिश कर देना। उसने कहा ठीक है पॉलिश करने के लिए। अब जब मैं लेने गया तो उसने कहा भाई पैसे दीजिए, मैंने कहा पैसे बाद में ले लेना। तो नाउ ये जो उसने अपना स्किल, अपना लेबर यूज करके उसकी जो मेंटेनेंस की है, तो उसके अगेंस्ट कुछ चार्जेस होंगे, बनते हैं। तो अगर वो चार्जेस मैं उसको पे नहीं करता हूं तो उस पर्टिकुलर, क्योंकि ये चार्जेस किसके लिए हैं? उस पर्टिकुलर अंगूठी के लिए हैं, उस पर्टिकुलर रिंग के लिए हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस ही कैन रिटेन दैट रिंग। जिस पर्टिकुलर गुड्स के अगेंस्ट पेमेंट ड्यू है वो गुड्स को, वो उस पर्टिकुलर गुड्स को क्या कर सकता है? रिटेन करके रख सकता है। दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर लियन। तो जिस पर्टिकुलर गुड्स के अगेंस्ट पेमेंट ड्यू है तो उस पर्टिकुलर गुड्स को ही वो रिटेन करके रखेगा, तो दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर लियन। ठीक है, एग्जांपल दिया है, एक्स गिव्स अ पीस ऑफ क्लोथ टू वाई अ टेलर टू मेक कोट। Y promises X to deliver the coat as soon as it is finished। Y ने प्रॉमिस किया कि भाई जब जैसे ही फिनिश हो जाता है मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। Y is entitled to retain the coat till he is paid। ठीक है, but is not entitled to retain the coat if he has allowed 1 month credit for the payment। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, ऑन द कॉन्ट्ररी नो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज देयर कि पेमेंट के रिगार्डिंग, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो टेलर है उस कोट को रिटेन करके रख सकता है जब तक कि पेमेंट नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट में कह दिया भाई कोट ले जाने के 1 महीने के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर देना है, अगर उसने कुछ क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ही कैन नॉट रिटेन द कोट। ठीक है, दूसरा है जनरल लियन। जनरल लियन क्या है? जैसे नाम से पता चल रहा है कि जरूरी नहीं कि जिस गुड्स के अगेंस्ट पेमेंट ड्यू है हमको वही गुड्स रिटेन करके रखना है। किसी भी तरह के गुड्स को हमको क्या करना है? रिटेन करके हम रख सकते हैं। तो अ जनरल लियन इज अ राइट टू रिटेन ऑल द गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर द जनरल बैलेंस ऑफ अमाउंट अंटिल फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम ड्यू वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज गुड्स और अदर गुड्स। इसका क्या मतलब है कि हमको सभी तरह के, मींस वी कैन रिटेन ऑल गुड्स ऑन विच द पेमेंट इज ड्यू। it is immaterial whether the payment which is due belongs to that particular goods or not।
वो किसी और पर्टिकुलर गुड्स के लिए भी हो सकता है, लेकिन मैंने क्या किया है, उसको दूसरे गुड्स को रिटेन करके रखा है। जैसे सपोज दैट मैंने क्या कहते हैं कि वॉच बनने के लिए दिया, ठीक है, उसने मुझे वॉच बना करके तो दे दिया, लेकिन वॉच की जगह, या वॉच भी मैंने उसको दिया, वॉच की जगह मैंने टीवी भी उसको दी बनने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं उसको पेमेंट नहीं करता हूं वॉच की, टीवी की पेमेंट मैंने कर दी लेकिन वॉच की पेमेंट नहीं की है, तो ही हैज अ राइट टू पजेस ऑल द गुड्स। वो टीवी भी नहीं वापस करेगा, वॉच भी वापस नहीं करेगा, ऑल्दो जो पेमेंट दी वो किसकी है, वॉच की है। लेकिन इन दैट पर्टिकुलर केस उसने वॉच भी रख लिया है और टीवी भी रख लिया। उसने कहा भाई जब तक आप पूरी पेमेंट नहीं कर देते फुल सेटिस्फैक्शन, तब तक हम आपका कोई भी सामान वापस नहीं करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड जनरल लियन। यहां पर क्या है, पेमेंट वॉच की बाकी है, लेकिन जो लियन में है वो क्या है, वॉच और टीवी दोनों ही उसने लियन रिटेन करके रखा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड जनरल लियन, ठीक है। एग्जांपल में देखो क्या है, एक्स डिपॉजिटेड यूएस 64 यूनिट्स एंड शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एज सिक्योरिटी विद सिटी बैंक्स एंड टुक अ लोन अगेंस्ट द शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उसने बैंक में यूएस 64 के कुछ यूनिट्स रखे थे और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स बैंक में रखे थे, और उसने जो लोन लिया था वो किसके अगेंस्ट लिया था, रिलायंस के शेयर्स के अगेंस्ट लिया था। तो इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लोन, द बैंक हैज अ राइट टू रिटेन ऑल द शेयर्स। वो यूएस 64 के भी रख सकता है, रख सकता है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स भी रख सकता है एज अ राइट ऑफ लियन। जबकि जो लोन है वो किसके अगेंस्ट है, रिलायंस के शेयर्स के अगेंस्ट है, बट स्टिल अंडर द जनरल लियन ही हैज अ राइट टू रिटेन ऑल द गुड्स। वो यूएस 64 की यूनिट्स को भी रिटेन करके रखेगा और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स को भी रिटेन करके रखेगा, ठीक है। तो सिटी बैंक में रिटेन बोथ द सिक्योरिटीज अंटिल इट्स क्लेम्स आर फुल्ली सेटिस्फाइड। तो दिस इज कॉल्ड जनरल लियन, ठीक है। अच्छा, जनरल लियन देखो किस किस केस में जनरल लियन होते हैं। जनरल लियन जो होते हैं बैंकर्स के केस में होते हैं जनरल लियन, मींस बैंकर्स कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन, जनरल लियन इन केस ऑफ नॉन पेमेंट। फैक्टर्स क्या है, अ फैक्टर इज एन एजेंट इंटरेस्टेड विद द पोजीशन ऑफ गुड्स इन एन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ सेल। फैक्टर क्या है, सपोज दैट मैं प्रिंसिपल हूं, मेरा कोई एजेंट है, ओके, सपोज दैट मैं प्रिंसिपल हूं और मेरा कोई एजेंट है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आई हैव अ राइट, मींस माय एजेंट हैज अ राइट टू रिटेन ऑल दोज गुड्स अंटिल ही हैज फुल्ली पेड, ठीक है। तो वो मेरा एजेंट है, वो मेरे बिहाफ पे बिजनेस कर रहा है, सेल कर रहा है, बट स्टिल ही हैज अ राइट टू रिटेन ऑल गुड्स अंटिल एंड अनलेस ही इज फुल्ली पेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वार फिंगर। वार फिंगर क्या होता है, वार फिंगर जो होता है जैसे कि जो सी शोर्स होते हैं, जैसे कि जहां पे बोट्स आके रुकते हैं और उनका जो ओनर होता है ही इज कॉल्ड वार फिंगर। तो वार फिंगर के पास भी क्या है, अगर मैंने कोई सामान शिप से मंगवाया हुआ है और वो आकर के घाट पर, या क्या कहते हैं कि जो सी शोर है वहां पर उतरा हुआ है, तो वार फिंगर हैज अ राइट टू रिटेन ऑल द गुड्स अंटिल एंड अनलेस ही इज फुल्ली पेड। अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट के पास भी राइट है कि जब तक वो अपने क्लाइंट से जो है फुल्ली उनको फीस रिसीट नहीं हो जाती है, तब तक उसके सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेपर्स क्या कर सकते हैं, वो अपने पास रिटेन करके रख सकते हैं। पॉलिसी ब्रोकर्स, तो इन सब के पास क्या है, जनरल राइट है लियन का, ठीक है। नाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। A pledge is a special kind of bailment. Here the goods are delivered as a security for the payment of debt or for performance of a promise. इसका क्या मतलब है, एज अ सिक्योरिटी हम किसी के पास अपना गुड्स अगर छोड़ते हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, क्योंकि हम अपने गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन हम डिलीवर किस लिए कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर गुड्स की सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज कॉल्ड प्लेज, ठीक है। प्लेजर क्या है, द पर्सन हु डिलीवर द गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज नोन एज प्लेजर या पॉनर। और प्लेजी द पर्सन टू होम द गुड्स आर डिलीवर्ड एज सिक्योरिटी। सपोज दैट मैंने मिस्टर ए हैं, मैंने उनसे लोन लिया है, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 रुपीज का लोन दिया है। अब मिस्टर बी ने उसके अगेंस्ट अपनी कोई ज्वेलरी जो है वो डिलीवर की है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस बी इज अ प्लेजर एंड ए इज अ प्लेजी या पॉनर एंड पॉनी, ठीक है। तो इन दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट यहां पर बी हैज डिलीवर्ड सम गुड्स टू ए
अगेंस्ट सम सिक्योरिटी मीन्स क्या है कि उसने एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट सम डेट या अगेंस्ट सम पेमेंट उसने क्या किया है, एज अ सिक्योरिटी उसके पास डिलीवर किया, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। तो इसमें दो पार्टीज होती है, प्लेजर एंड प्लेजी, या जिसको हम पॉनर और पॉनी भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल दिया हुआ है, मिस्टर ए टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ गोल्ड। इन दिस केस मिस्टर ए इज अ प्लेजर, द बैंक इज प्लेजी एंड द गोल्ड इज द प्लेज्ड एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, राइट्स ऑफ पॉनी क्या है? पॉनी मतलब जो बैंक है यहां पर। ठीक है, राइट ऑफ रिटेनर मीन्स राइट टू रिटेन द गुड्स। द पॉनी कैन रिटेन द गुड्स प्लेस्ड विद हिम अंटिल ही इज पेड मनी इन एडवांस। जब तक कि वो जो पैसा उसने पे किया है एज अ लोन, वो पैसा उसको वापस नहीं मिल जाता है, तब तक वो सिक्योरिटी को अपने पास रिटेन करके रखेगा। राइट टू क्लेम रिम्बर्समेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द गोल्ड्स फ्रॉम द पॉनर फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स प्लेस्ड बाय हिम। जो गुड्स उसने प्लेज किया है उसको सेफ रखने के लिए जो एक्सपेंसेस हमने बियर किए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, उनके लिए वो रिम्बर्समेंट क्लेम कर सकता है, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। राइट टू सू पॉनर, if the pawner makes default in the payment of the debt of performance of the promise, the pawner has a right to sue the pawner for the recovery of the amount due or for the performance of the promise and to retain the goods placed as collateral security. ठीक है, फिर क्या है? right to sale, if the pawner makes default in payment of the debt or performance of the promisee, the pawnee has a right to sell the goods placed after giving a reasonable notice intended to sell to the pawner। मतलब कि उसको हम एक प्रॉपर नोटिस सर्व करेंगे कि भाई हम आपका सामान बेचने वाले हैं, अगर आपने इतने दिनों में अपना पेमेंट नहीं किया तो उस नोटिस के बाद क्या है, हम उसको अपना सामान बेच सकते हैं। ड्यूटीज ऑफ पॉनी क्या है? ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर, वही बेलमेंट और बेली की तरह। ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, ड्यूटी नॉट टू मिक्स गुड्स प्लेस्ड विद हिज ओन गुड्स, ड्यूटी टू रिटर्न गुड्स, ड्यूटी टू रिटर्न एक्रीशंस ऑफ द गुड्स। सेम बेलर बेली क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ही है। और ड्यूटीज ऑफ पॉनर क्या है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द पॉनर टू फॉलो ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू द गुड्स पॉन्ड, लाइक repaying the loan amount within a stipulated period of time। तो ये क्या है? ड्यूटीज है। फिर क्या है? Moreover, the pawners has a duty to pay the extra cash expenses incurred upon the pawnee for preserving the goods pawned। जो वहां पे उसके राइट्स थे वो यहां पर उसके ड्यूटीज बन जाएंगे। राइट्स ऑफ पॉनर क्या है? राइट टू रिडीम। राइट टू रिडीम का क्या है कि जो गुड्स उसके पास प्लेज एज अ सिक्योरिटी रखा हुआ था, इट इज द राइट ऑफ द पॉनर टू टेक द सिक्योरिटी बैक आफ्टर द पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू। ठीक है, राइट टू क्लेम डैमेजेस, अगर उस गुड्स में कोई डैमेजेस हो गए हैं तो उनका वो क्लेम डैमेज जो है वो क्लेम कर सकता है, क्योंकि बट आफ्टर द पेमेंट ऑफ डेट के पेमेंट के बाद क्या कर सकता है, वो क्लेम डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। विद दिस वीडियो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज कम्स टू एन एंड। सो इन माई नेक्स्ट वीडियो I will come with some new topic, that is contract of agency। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में ही आता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी डीपली डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।